मथुरा के बोरवेल में गिरे 5 साल के एक बच्चे को करीब 10 घंटे बाद पुलिस, सेना और एनडीआरएफ की संयुक्त टीम ने सकुशल बाहर निकाल लिया। बच्चा खेत में खुले बोरवेल में 100 फीट नीचे गिर गया था, जिसकी खबर मिलते ही उसके परिवार वालों का बुरा हाल हो गया। लड़के के पिता बोरवेल के पास ही अपने बच्चे के लिए बैठ गए। मौके पर गांव वालों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद पुलिस, सेना और एनडीआरएफ की टीम बच्चे को बचाने में जुट गई। बोरवेल में कैमरे की मदद से बच्चे की हलचल देखने के बाद उसको बचाने की उम्मीद भी बढ़ गई, लेकिन छोटे से गड्ढे में से बच्चे को निकाल पाना इतना आसान नहीं था। बचाव दल ने फिर 2 तरीके से काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद बोरवेल के पास एक और बड़ा गड्ढा बनाने का काम शुरू हुआ ताकि बच्चे को निकाला जा सके। करीब 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने बोरवेल में विशेष बास्केट की मदद से बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया और तुरंत ही उसे अस्पताल ले जाया गया। वहीं डॉक्टर ने दावा किया कि बच्चे की हालत बिल्कुल ठीक है। कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे प्रिकॉशन के लिए उसे इंजेक्शन वगैरह जो आवश्यक हैं, कहीं निमोनिया वगैरह ना हो जाए, वो सारे दे दिए हैं। तेलुगु देशम पार्टी ने चुनाव आयोग की चिट्ठी का जवाब दिया है। टीडीपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा कि हरिप्रसाद पर कोई चार्जशीट नहीं है। टीडीपी ने चुनाव आयोग को पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और वीएस संपत की तरह बेहतर काम जारी रखने की नसीहत भी दी है। टीडीपी ने मांग की है कि ईवीएम की तकनीकी खामियों पर हरिप्रसाद को अपना पक्ष रखने की इजाजत दी जाए। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, चिट्ठी में जवाब दिया गया है, कैसे देखा जाए इसको? कि चुनाव है तो उन्होंने नसीहत दी है कि जिस तरह का काम एसवाई कुरैशी और वीएस संपत ने शुरू किया था, उस अच्छे काम को जारी रखे चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग को देखना होगा कि वो क्या करता है टीडीपी के पत्र के जवाब में, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से टीडीपी को कहा गया था कि वो सोमवार को 11 बजे दूसरे टेक्निकल एक्सपर्ट को भेजे अगर उन्हें ईवीएम पे कोई सवाल उठाना है। और इस बीच फराह आपको बता दें कि आज ही विपक्षी पार्टियों की बैठक है, जिसमें विपक्षी पार्टियां ये बातचीत करेंगी कि ईवीएम के मसले पर अब आगे क्या कुछ किया जाए। और एक तीसरा पहलू ये है पूरे मामले का ईवीएम का कि विपक्षी पार्टियों ने ये तय किया है कि जो हाल में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वीवीपैट की हर विधानसभा में 5 वीवीपैट की पर्चियों की गिनती होगी, तो उसके खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की जाएगी विपक्षी पार्टियों की तरफ से। अब आज की बैठक और टीडीपी के पत्र के जवाब में चुनाव आयोग की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका। उत्तराखंड में बीजेपी के 2 विधायकों के बीच पिछले 1 महीने से चल रहा विवाद नहीं थम रहा। बात इतनी बढ़ गई कि हरिद्वार के खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल को कुश्ती करने का चैलेंज दे दिया, जिसके बाद कुंवर प्रणव सिंह अपने समर्थकों के साथ रुड़की के नेहरू स्टेडियम पहुंच गए। इस दौरान कुंवर प्रणव सिंह ने देशराज कर्णवाल के खिलाफ जुबानी हमलों की झड़ी लगा दी। आधा घंटे तक इंतजार किया है, वो नहीं आया है। अब मतलब निकाल लीजिए वो क्या है, चूहा है, शेर को ललकार रहा है। वहीं देशराज कर्णवाल ने कुंवर प्रणव सिंह के आरोपों को खारिज कर दिया। मैं उनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए 10:30 बजे नेहरू स्टेडियम गया था। असल में बीजेपी के इन दोनों विधायकों के बीच जुबानी जंग तब से शुरू हुई जब चैंपियन ने लोकसभा चुनाव के लिए हरिद्वार से निशंक को बाहरी बताते हुए टिकट दिए जाने का विरोध किया और जिला पंचायत सदस्य अपनी पत्नी रानी देवयानी को हरिद्वार सीट से टिकट दिए जाने की मांग की थी, जिसका देशराज कर्णवाल ने जमकर विरोध किया था। जिसके बाद बीजेपी के इन दोनों विधायकों की लड़ाई खुलकर सामने आ गई। दोनों विधायक एक दूसरे को धमकियां देने लगे। चैंपियन कुंवर प्रणव सिंह ने देशराज पर साजिश रचने का आरोप लगाया। वो जबरदस्ती दोषारोपण करके हमें विचलित करना चाहता था, हम विचलित नहीं हुए। हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो बौखला गया। वहीं देशराज ने चैंपियन को नाकाबिल बता दिया। वो चूजा है मेरे सामने, चूजा। 4 साल के उसके काम, 4 साल के उसके काम मेरे 22 महीने के कामों का मुकाबला नहीं कर सकते। वहीं इस मामले पर कांग्रेस को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। तो सारी हदें ही पार हो गई है। 2 विधायक खुलेआम जो सड़क पर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी विधायकों की लड़ाई इन दिनों कोर्ट तक पहुंच गई है। आरजेडी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने टिकट न मिलने के बाद पार्टी से बगावत का ऐलान कर दिया। अशरफ फातमी ने मधुबनी से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन का ऐलान किया है। फातमी ने आरजेडी को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि पार्टी के पास उनके नामांकन तक का
समय है, चाहे तो पार्टी अपने फैसले पर फिर से विचार कर सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी नेता अली अशरफ फातमी साहब। फातमी जी, आपको आरजेडी से टिकट नहीं मिला, आपका अगला कदम क्या होगा? मैं 18 तारीख को नॉमिनेशन करूंगा और 18 तारीख से पहले अगर कोई फैसला पार्टी ने नहीं किया तो मैं जिस पार्टी में भी जाऊंगा तो उससे पहले मुझे त्यागपत्र देना पड़ेगा राष्ट्रीय जनता दल से, जिसका मुझे सदमा होगा, अफसोस होगा। लेकिन मैं 18 तारीख तक इंतज़ार करूंगा कि पार्टी हमारे बारे में कुछ सोचे। आपको दुख होता है क्योंकि जब इस पार्टी की स्थापना हुई थी उस समय से आप साथ जुड़े हुए हैं लालू यादव के, और अब आपको ही बेदखल कर दिया गया। 30 साल हुए, 30 साल हर दुख दर्द में तकलीफ में मैं रहा। और मैंने कहा अभी कि जिन लोगों ने 13 विधायकों का दस्तखत कराया पार्टी तोड़ने के लिए और डिप्टी सीएम बनने के लिए, उसको सिंबल मिल गया। क्या अगर लालू जी बाहर रहते तो ये सब दिन नहीं देखना पड़ता आपको? बाहर अंदर से फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने, पार्टी ने अधिकृत किया था लालू जी को, हम लोगों ने तेजस्वी जी को अधिकृत नहीं किया था। तो जो भी फैसला है वो मैं लालू जी का फैसला मानता हूँ। राजस्थान की जोधपुर लोकसभा सीट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने बीजेपी के कद्दावर नेता गजेंद्र सिंह शेखावत चुनावी ताल ठोक रहे हैं। और दोनों के लिए जोधपुर लोकसभा सीट पर जीत हासिल करना नाक का सवाल बन गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर ही नहीं बल्कि मारवाड़ के सबसे बड़े नेता हैं, जबकि बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के विकल्प के तौर पर देखे जाते हैं, जिसकी वजह से जोधपुर लोकसभा सीट राजस्थान की हॉट सीट बन गई है। जोधपुर में मुकाबला है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से। लोकसभा चुनाव में पहली बार ताल ठोक रहे वैभव गहलोत चुनावी वैतरणी को पार कर पाएंगे, ये जानने के लिए न्यूज 18 की टीम जोधपुर शहर पहुंची, जहां हर चौक चौराहे पर वैभव गहलोत के चुनावी पोस्टर लगे थे। हम पहुंचे जोधपुर शहर के अंदर ये जानने वैभव गहलोत किस नाम, किस अंदाज और किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं। न्यूज 18 की टीम सबसे पहले जोधपुर शहर के नागौरी गेट पहुंची, जहां चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत आने वाले थे। वहां बच्चों की भीड़ नजर आई, जिन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुखौटे लगाए हुए थे और हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर ढोल नगाड़े की थाप पर नाच रहे थे। पूछने पर बच्चों ने अशोक गहलोत के ही चुनाव लड़ने की बात कही। आप लोगों के लिए नेता कौन है यहाँ पर? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट से 30 साल से विधायक हैं। यही वजह है कि पूरे इलाके में उनका नाम का सिक्का चलता है। और उनके बेटे वैभव गहलोत अपने पिता के इसी इलाके के नागौरी गेट पहुंचे, जहां समर्थकों ने पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। बाद में वैभव गहलोत ने फीता काटकर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जोधपुर की उपेक्षा का आरोप पड़ा। राजस्थान का ये दूसरा सबसे बड़ा शहर होते हुए भी जोधपुर के साथ ये साथ सौतेला व्यवहार क्यों, ये हम सब कार्यकर्ताओं को भाजपा लोगों से पूछना चाहिए। इसके बाद वैभव गहलोत डोर टू डोर कैंपेन करने नागौरी गेट की तंग गलियों में निकल गए, जहां दरवाजों पर खड़ी महिलाओं ने माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया, तो वहीं वैभव हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहे। यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं खड़ी हैं, यहाँ पर मालाएं लेकर स्वागत कर रही है वैभव गहलोत का। अपने कैंपेन के दौरान वैभव अपने पिता अशोक गहलोत की तरह ही लोगों से मिल रहे थे और उनकी समस्या को बड़े ध्यान से सुन भी रहे थे। वही शैली, जिस तरीके से, जिस अंदाज के अंदर अशोक गहलोत लोगों से मिलते हैं, उसी तरीके को अपनाया। नागौरी गेट की गलियों से निकलकर वैभव गहलोत ज्योतिबा फूले सर्किल पहुंचे, जहां छात्राएं उनका इंतजार कर रही थीं, जिनके साथ वैभव गहलोत ने तस्वीर भी खिंचवाई। इसके बाद वैभव एक बार फिर से डोर टू डोर कैंपेन के लिए निकल गए, जहां उन्होंने बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसी तरह उनका जनसंपर्क अभियान शाम तक चलता रहा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जोधपुर में विकास नहीं करने का आरोप लगाया। जोधपुर में विकास की गति रुक गई। जब पिछली भाजपा सरकार थी तब यहाँ पे जो स्मार्ट सिटी को आ जाना चाहिए था वो नहीं आया। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की रैली रद्द हो गई।
पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उतारने की इजाजत नहीं मिलने से सिलीगुड़ी की रैली रद्द हो गई। यूपी के बुलंदशहर में रैली में आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने यूपी सरकार पर गन्ना किसानों का बकाया भुगतान नहीं चुकाने के लिए हमला किया। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने मोदी सरकार पर हमला किया और राफेल डील को बड़ा घोटाला बताया। प्रधानमंत्री मोदी आज जम्मू कश्मीर के कठुआ, यूपी के अलीगढ़ और मुरादाबाद में रैलियों को संबोधित करेंगे। बिहार के पटना में जेडीयू आज दोपहर 3 बजे अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और हरसिमरत कौर बादल के बीच ट्विटर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। बिहार के खगड़िया से एनडीए उम्मीदवार महबूब अली कैसर को चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। खगड़िया के मौजूदा सांसद महबूब अली एक गांव में लोगों से वोट की अपील करने पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही महबूब अली कैसर अपनी गाड़ी से उतरे, लोगों ने उन्हें घेर लिया। अब क्या सुनेंगे आप लोग को? लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने महबूब अली के सामने ही उनके खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। लोगों की नाराजगी देख महबूब अली ने वहां से निकल जाने में ही भलाई समझी। गांव के लोगों का आरोप था कि महबूब अली 2014 में चुनाव जीतने के बाद एक बार भी उनके पास नहीं आए। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के किशनगंज की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने दोनों की तुलना लैला मजनू से करते हुए कहा कि उनकी कहानी में प्यार नहीं, नफरत लिखा जाएगा। ये नीतीश कुमार और मोदी की मोहब्बत की दास्तानें जब लिखी जाएंगी, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की लैला मजनू की दास्तान लिखी जाएगी। मुझसे मत पूछिए कि इसमें लैला कौन है, मजनू कौन है, आप फैसला करें। मगर जब नीतीश कुमार के और मोदी के इश्क की कहानी लिखी जाएगी तो सुनो लैला और मजनू, सुनो, जब तुम्हारी दास्तान मोहब्बत की लिखी जाएगी तो मोहब्बत का नाम नहीं लिखा जाएगा उस दास्तान में, नफरत का नाम लिखा जाएगा तुम्हारी दास्तान में। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मंगलवार को हुई आरएसएस नेता की हत्या के पीछे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी जाहिद हुसैन का नाम सामने आया है। आतंकी जाहिद हुसैन हिजब की किलर टीम का सदस्य है, जिसे किश्तवाड़ में टारगेट किलिंग के लिए चुना गया था। इसी ने किश्तवाड़ में जिला अस्पताल के बाहर 9 अप्रैल को आरएसएस नेता और स्वास्थ्य कर्मचारी चंद्रकांत शर्मा पर हमला किया था, जिसमें चंद्रकांत और उनके सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई थी। आतंकी जाहिद हुसैन किश्तवाड़ का ही रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन ने जम्मू कश्मीर में एक किलर टीम बनाई है, जिसमें 16 साल से 25 साल के लोगों को भर्ती किया जाता है। लोकसभा चुनाव के रंग में इन दिनों बाजार भी रंग गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुंगेली के कपड़ा मार्केट में अलग अलग दलों के बड़े नेता की फोटो वाली जैकेट के इन दिनों जमकर बिक्री हो रही है। जहां बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दलों के कार्यकर्ता अपने नेता की फोटो वाली जैकेट खरीदने पहुंच रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी वाली जैकेट सब पर भारी पड़ रही है। सबसे ज्यादा मोदी जी का जैकेट का मांग हो रहा है और राहुल गांधी जी का जैकेट, दोनों को मांग हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जैकेट के बाद अब टी शर्ट की भी मांग कर रहे हैं। नमो टी शर्ट की भी मांग हमारे द्वारा इनसे की जा रही। दिल्ली के मायापुरी में सीलिंग करने आए सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय लोगों के बीच शनिवार को ही झड़प पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर साजिश रचने का आरोप लगाया, जबकि आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल पर व्यापारियों को परेशान करने का आरोप लगाया। सीलिंग के पूरी तरह खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। आप हमारे लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं, पुलिस नहीं आ रही है तो पैरामिलिट्री फोर्स लेके आ रहे हैं। जबकि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दिल्ली के पूर्ण राज्य होने पर 24 घंटे के अंदर सीलिंग बंद करवाने का दावा किया, जिस पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए उन पर साजिश रचने का आरोप मढ़ा। एक तरफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से नोटिस दे करके सीलिंग कराना और दूसरे तरफ ट्वीट करना अरविंद केजरीवाल का, ये सीधा सीधा इनकी साजिश है। वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने ट्वीट कर इस घटना की निंदा की। बिहार में आरएलएसपी सांसद ने टिकट बेचने का आरोप लगाया। बिहार में आरएलएसपी सांसद रामकुमार शर्मा ने उपेंद्र कुशवाहा पर टिकट बेचने का आरोप लगाया।
यूपी के प्रयागराज में डॉक्टरों पर हमले के मामले में कार्रवाई करने के लिए इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने गाड़ियां चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के डूंगरपुर में गेहूं की फसल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। यूपी के हरदोई में 500 बीघे में फैली गेहूं की फसल में आग लगने से किसानों का लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। बिहार के सासाराम में बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद ने ढोल की थाप पर डांस किया। छत्तीसगढ़ में रायपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर पहुंचे जंगली हाथियों के दल का वन विभाग ने रास्ता बदलवाया। उत्तर प्रदेश के मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने अपने प्रचार अभियान को रफ्तार दी। मथुरा लोकसभा सीट पर 18 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव में वोट डाले जाएंगे। यही वजह रही कि बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी प्रचार में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही। इसी कड़ी में हेमा मालिनी मथुरा के एक गांव पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस बीच गांव वालों की ओर से उन्हें कई पीताम्बर और फूलों की मालाएं भेंट की गई, जिससे उत्साहित होकर हेमा मालिनी ने भी राधे राधे के नारे लगाने शुरू कर दिए। बोलो राधे राधे। हेमा मालिनी जिस लग्जरी गाड़ी से प्रचार करती दिखाई दी, उसके ऊपर प्रचार के लिए एक स्पीकर भी रखा दिखा, जबकि हेमा मालिनी को धूप से बचाने के लिए उनकी कार पर ही एक आदमी ड्यूटी देता दिखाई दिया। पूरा देश का चुनाव है, सिर्फ मथुरा क्षेत्र का मैं हेमा मालिनी आपकी सांसद का नहीं। इस बीच हेमा मालिनी को देखने के लिए कई लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने मथुरा से बीजेपी की जीत का दावा कर दिया। मोदी जी को वोट देते हैं और मोदी जी को ही जिताएंगे हम पूरी जी जान से मोदी के साथ देंगे। भले ही हेमा मालिनी ने प्रचार को लेकर हर तरह का प्रयोग कर डाला हो, लेकिन मथुरा में इस बार उनकी राह आसान नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि इस बार आरएलडी उम्मीदवार नरेंद्र सिंह को जहां बीएसपी और एसपी का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से महेश पाठक चुनावी मैदान में हैं, जो बीजेपी के पारंपरिक ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। महागठबंधन में तो 3 लोग मिलकर लड़ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है महागठबंधन की कि वो प्रत्याशी लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। दावा किया जा रहा है कि मथुरा में इस बार का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। वीवीपैट पर्चियों की गिनती के मामले में विपक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने हर विधानसभा में 5 वीवीपैट पर्चियों की गिनती का आदेश दिया है, जबकि विपक्ष की मांग 50% पर्चियों के मिलान की है। टीडीपी, कांग्रेस समेत 17 विपक्ष की पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 18 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। इस सूची के मुताबिक हरियाणा के अंबाला से कुमारी शैलजा को टिकट दिया गया है, जबकि सिरसा से अशोक तंवर और रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के भिंड से दलित युवा नेता देवाशीष जरारिया को टिकट दिया गया है। ग्वालियर से अशोक सिंह को टिकट दिया है, तो दूसरी तरफ यूपी के बस्ती से राजकिशोर सिंह को और सलेमपुर से राजेश मिश्रा को टिकट दिया गया है। तो वहीं बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए रमाकांत यादव को भदोही से उम्मीदवार बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु की रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का सॉफ्टवेयर करप्ट है। उन्होंने हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस का प्रोसेसर तभी तेज चलता है जब देश की सुरक्षा के खिलाफ कुछ करना हो या फिर सेना के जवानों का मनोबल तोड़ना हो। आपको लगता होगा कि कांग्रेस का प्रोसेसर धीमा है, लेकिन उनका तो सॉफ्टवेयर ही करप्ट है। इनका प्रोसेसर तभी तेज चलता है जब देश की सुरक्षा के खिलाफ कुछ करना हो, देश के वीर जवानों का मनोबल तोड़ना हो।